बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास केएस का पेपर लेकर, एमसीक्यूज का। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें। इंशाल्लाह आहिस्ता सारे पास पेपर्स जो है वो वो अपलोड कर दूँगा इस तरह सॉल्व करके आपके लिए इंशाल्लाह। चलो फिर आज ए से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये करना है कि हम जाएंगे शेयर स्क्रीन में और जाकर जो है अपना पेपर और स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पेपर जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये पेपर है हमारा 9706 जो एएस का कोड है अकाउंट्स का। पेपर 12 है हमारे रीजन का। अक्टूबर नवंबर 2020 का ये पेपर है और वो जो है क्या कहते हैं उसको, एमसीक्यूज का ये पेपर है और इंशाल्लाह इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, आप देखो जाते हैं फर्स्ट पेज पे। अच्छा, इंक्लूजन ऑफ अनपेड लोन इंटरेस्ट इन फाइनेंस। अच्छा, ये अनपेड अक्रूड अनपेड होता है ना, अक्रूड और प्रीपेड, ये जो है बेसिकली होता है गोइंग मैचिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड। अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो दोनों सिस्टर कंसेप्ट है, सिस्टर प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ठीक है ना, मैचिंग और एक्रूवल। तो इसमें मैचिंग दिया हो तो मैचिंग, अक्रूवल दिया हो तो अक्रूवल डाल दीजिएगा, दोनों सेम है। ठीक है। अच्छा भाई, व्हाट इज डिप्रिसिएशन? अच्छा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। डिप्रिसिएशन जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिप्रिसिएशन ए ऑप्शन में इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है। डिप्रिसिएशन मींस एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ और नॉन करंट ऑफ एसेट्स ओवर इज यूजफुल लाइफ, ये इसकी डेफिनेशन दी है डिप्रिसिएशन की। कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, ये ऑप्शन आंसर। अच्छा जनाब, अब ये जो है आपका जो है a trader depreciates fixture and fitting at the rate of 10% per annum on cost on 1st January 2019. A purchase of new fixture and fitting 5,000 was posted to the advertising account in error. What was the effect of this error on traders capital? अच्छा, अब आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में डाल दिया, इसका मतलब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5,000 से बढ़ गया तो आपका जो है वो प्रॉफिट जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से 5,000 बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट जो है अंडरस्टेड हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना कि 5,000 का डिप्रिसिएशन भी है 500, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट अंडरस्टेड हुआ है वो आएगा 4,500। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। अच्छा, ये देखो, a company had a non-current asset which cost $370,000. The asset had a 10 years useful life and estimated residual value of $20,000. A full year depreciation is charged for depreciation is made. ये कन्वेंशन इसके अंदर है कि जिस साल भी यूज होगा, पहले एक महीना यूज हो, पहले महीने दूसरा, ईयर ऑफ परचेज में, ईयर ऑफ सेल में कितना भी यूज होगा पूरा साल का काउंट है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये हुआ कि after 4 years the asset was sold, the loss of disposal was 30,000, disposal cost were $10,000। बिका कितने में? सेल प्रोसीड कितनी? ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसका टी अकाउंट एक आपको मैं बना के फिलहाल सिखा देता हूँ कि इसका जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, अब जैसे ये टी अकाउंट है स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ, और चलो हम इसका नाम जो है वो ये डिस्पोजल का अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो है इक्विपमेंट आ जाता है और जो भी आपका नॉन करंट एसेट है, और वो नॉन करंट एसेट आपका है, इसका नाम है नॉन करंट एसेट का वो नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको जो है नॉन करंट एसेट जो है वो खाली इसको तस्वुर कर लेंगे और इस पे जो है काम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब गए टी अकाउंट में। अच्छा, नॉन करंट एसेट हमारे पास कितना है? नॉन करंट एसेट हमारे पास है, ये इसकी वैल्यू, ये जो नॉन करंट एसेट है हमारे पास, ये भाई जो दे रहा है, अच्छा नॉन करंट से होना चाहिए। नॉन करंट एसेट जो हमारे पास है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है हमारे पास? मैं इसको अपने पास जो है अलग से खोल देता हूँ ताकि जो है वो बार बार जो है पेपर पे जाना ना पड़े। अच्छा, ये नॉन 3,70,000 इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि ये जो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इतनी डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आइंदा नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखें, मैं डायरेक्ट में बार बार
इसको जो है मैं करूँगा। अच्छा, 4 साल का डिप्रिसिएशन इसका बनेगा 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं समझा देता हूँ। इसकी कॉस्ट है 3,70,000। कॉस्ट है 3,70,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 20,000। बुक वैल्यू डिप्रिसिएबल कॉस्ट है 3,50,000 डिवाइड बाय 10 इयर्स लाइफ। 1 साल का डिप्रिसिएशन 35,000, 4 साल का डिप्रिसिएशन हो गया 1,40,000। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आफ्टर 4 इयर्स 1,40,000। ठीक। अच्छा जनाब, लॉस ऑन डिस्पोजल इन्होंने हमें दिया हुआ है 30,000। ठीक है, और डिस्पोजल एक्सपेंस जो हमने कैश में पे किए वो जो है हमारे पास आ रहे हैं 10,000। ठीक, उन्होंने कहा बेचा कितने, यानी कैश कितना आया इसको बेचते वक्त। अब हम क्या करेंगे, हम डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर लेंगे। 3,70,000 प्लस 10,000 माइनस 1,40,000 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा 2,10,000। अब समझ में आया, 2,10,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कैश हमें मिला है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। समझ आ गई बात। तो इसलिए जो है मैंने खास इसको जो है थोड़ी सी आपको वर्किंग दिखा दी इसकी। तो ये आपका जो है ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इंटरेस्ट चार्ज। ये तो बहुत ही आसान है, जो इंटरेस्ट होगा वो आपका सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा, खत्म हो गया। अच्छा जनाब, अब इसमें जो है जनाब, अब ये जो एरर है ना, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी सी वर्किंग में आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा आपका। ठीक, अच्छा, सस्पेंस अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो ये बेसिकली जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये जो है रिटर्न इनवर्स जो है वो हैड बीन ओवरकास्ट बाय 90। तो रिटर्न इनवर्स को हमें जो है वो क्रेडिट करना होगा कम करने के लिए। रिटर्न इनवर्स इज ऑलवेज डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा। रिटर्न इनवर्स कितना आ जाएगा, 90। ठीक, अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि रेट के जो है वो ओपनिंग बैलेंस में पूछा है कि सस्पेंस एक्चुअली सस्पेंस में जो डिफरेंस आया था ट्रायल बैलेंस का वो कितना है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा चूंकि मुझे ये जो है हमें पता नहीं था कि डेबिट साइड पर आएगा क्रेडिट साइड पर आएगा, फिर अब देखें। अच्छा, अब रेंट हमने पे किया है, उसमें क्या हुआ कि कैश बुक को हमने क्रेडिट कर दिया, रेंट को डेबिट नहीं किया। रेंट डेबिट होगा तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सस्पेंस को क्रेडिट कर देते हैं रेंट के नाम से 210। ठीक है, ये आ गया 210। अब बताएं सस्पेंस जो है वो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा। सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या होगा, 100। अगर हम यहाँ पे देखें, मुझे पहली लाइन छोड़ देनी चाहिए। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिटर्न। इसका मतलब हुआ कि इसका, अच्छा अब यहाँ पे आ रहा है 90। ठीक है, ये आ रहा है 90। अच्छा, अब सिर्फ दो ही एरर्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम टोटल ले रहे 210 और यहाँ पे टोटल ले रहे 210, तो इसका मतलब हुआ कि सस्पेंस में जो आइटम मिसिंग था वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ होगा। ठीक है, ये डिफरेंस जो है वो बैलेंस इसका यहाँ पर होगा 110 डेबिट साइड। ठीक है, तो 110 अगर डेबिट साइड पर होगा तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर जाते देखते 110 हमारे हिसाब से कितना बनता है वो देख लेते जाके। ये बन गया हमारा ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अच्छा, 7 पे अगर हम जाते हैं तो हाउ कुड एंट्री ऑफ $500 X अकाउंट हैव अराइजन इन द बुक्स ऑफ Y अकाउंट। देखो मैं इसमें एक चीज समझा, ये जो है इसमें जो है मैं आपको चीज समझा कि ये जरा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए बच्चों में। Y रिटर्न गुड्स टू X, अगर Y X को गुड्स रिटर्न कर रहा है, पहले इसके जो इनकरेक्ट ऑप्शन समझा रहा है। अगर Y जो है वो X को गुड्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है,
वाई अगर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न में क्या होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। अच्छा, वाई जो जब रिटर्न करेगा तो वो क्या करेगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट करेगा और एक्स को डेबिट करेगा। इसका तो ये ऑप्शन आंसर है। अच्छा, अगर एक्स को वाई अगर एक्स को पेमेंट कर रहा है तो भी एक्स को उसको डेबिट करना पड़ेगा, तभी पेमेंट होगी। सी ऑप्शन में भी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक्स बॉट गुड्स फ्रॉम वाई, अगर एक्स जो है वो वाई से गुड्स खरीद रहा है तो फिर उसका मतलब है कि वो तो वाई की बुक, उन्होंने वाई की बुक मांगी है, तो इसका मतलब है कि ये जो है एंट्री तो हो ही नहीं सकती। बाकी रह गया ये ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये जो है आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझे बात? अच्छा, आगे चलते हैं। एन इनवॉइस ऑफ परचेज वाज क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप गलत अकाउंट पे चले जाते हैं तो आपको वापस जो है वो डबल अमाउंट से वापस आना होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये अकाउंट से भूलेगा। इफ द डेबिट इज गॉन टू क्रेडिट बाय मिस्टेक, यू हैव टू कम बैक विद ट्वाइस। ठीक है, चलो नंबर 9 पे आ गए। अच्छा, नंबर 9 जो है ना, इसमें एक बात ध्यान रखना कि रेंट इज पेड बाय बिजनेस इन मंथली ऑन एडवांस बेसिस, ठीक है। और फर्स्ट डे इज वन, अगर पहले जो है वो फर्स्ट हर महीने की पहली तारीख को अगर किराया चला जाता है तो इसका मतलब हुआ कि कोई रिसीवेबल कोई पेएबल नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब है ये दो ऑप्शन का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का किराया 600 के हिसाब से क्या, 8 महीने का किराया 500 के हिसाब से क्या, वो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। 8 महीने का बना 4000 और 4 महीने का बना 2400, 6400 रुपए, ये सीधा सीधा आपका आंसर सी बनता है। कोई इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ठीक। अच्छा चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं तो अक्रूड एक्सपेंसेस जो है वो अगर आपने कम कर दिए, अक्रूड एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हैं। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, तो वो एक्सपेंस जो है उसको इंक्रीज करते हैं। आपने एक्सपेंस को इंक्रीज नहीं किया अक्रूड डाल के, तो आपके जो है प्रॉफिट है वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए बात? अच्छा, प्रॉफिट जब आपका जो है वो हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा प्रॉफिट आपका। इसी तरह नेट एसेट में क्या होगा आपका, कि नेट एसेट जो है वो आपका कम हो जाएगा। नेट एसेट आपका कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि मसला ये है, अच्छा नेट एसेट में आपका ओवर हो जाएगा क्योंकि मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आपने अपनी लायबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड की थी, लायबिलिटी बढ़ जाती है ना अक्रूड एक्सपेंसेस, तो नेट एसेट भी आपके बढ़ जाएगा, ये आप भूल गए, ठीक है, आपने याद ही नहीं किया, चलो भैया हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद आते हैं लीज ट्रेड रिसीवेबल वाज 26,500। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, देखो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर है 26,500 माइनस 400, कंफर्म इरिकॉल भाग गया पैसे लेके। अच्छा, उसके बाद इसका 5% जो है वो बनेगा 1305 और 1200 ऑलरेडी है, तो 105 से हमें जो है वो प्रोविजन को क्रेडिट करना, खत्म हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा, Adil and Bashir were in partnership sharing profit and losses. The ratio is 2:1. Chandra joins the partnership and profits and losses are now to be shared between Adil, Bashir and Chandra 3:1. अच्छा, the balances of the partners capital account prior to Chandra's joining से पहले इनका ये कैपिटल था और गुडविल 36,000 रिकॉर्ड की थी चंद्रा के आने से पहले। अच्छा, अगर 36,000 गुडविल है तो पुराने रेशियो से डिवाइड होगी 36,000 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा तो आदिल को मिलेगा 36,000 और इसके कैपिटल में प्लस हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 24,000 रुपए ऐड हो जाएगा। समझिए बात, इसके कैपिटल में 24,000 जो है वो प्लस हो जाएगा, तो इसका कैपिटल टोटल जो है वो आपका हो जाएगा 44,000, ठीक है। कैपिटल हो गया 44,000। अच्छा, अब क्या करना है, अब जब ये आ जाएगा चंद्रा तो हम गुडविल हटा देंगे। चंद्रा के आने के बाद जब गुडविल रिमूव होगी तो वो इस वाले रेशियो से होगी, ठीक है, वो आ चुका है। तो अब जो गुडविल रिमूव होगी
तो 36,000 गुडविल जो है उसको रिमूव करने के लिए आदिल का शेयर कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, 18,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 44,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे, तो इसका कैपिटल कितना बनेगा, 26,000। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। चलो आगे। अच्छा, लॉस ऑन रियलाइजेशन, भाई जो भी लॉस होंगे वो हर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे, प्रॉफिट शेयर लॉस शेयरिंग रेशियो में, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ठीक है जनाब, कहानी खत्म हो गई। अच्छा जनाब, John and Brian partnership sharing profit and loss equally. John received a salary of 2,000 per annum. Brian loaned the business 5,000. He is entitled to interest of 5%. But the profit for the year before appropriation 24,000. During the year, John took drawings of. इन्होंने से ये पूछा है रेसिडुअल प्रॉफिट ब्राइन का कितना है भाई, 24,000, $24,000 is basically the profit of the firm minus 2,000 salary. ठीक है, रेसिडुअल प्रॉफिट 22,000 बनता है, डिवाइड बाय इक्वली एंड डिवाइड बाय 2 तो 11,000 रुपए बनेगा। ये आ गया आपका आंसर, खत्म हो गई बात। अच्छा जनाब, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंपनी इशू 1,000 ऑर्डिनरी शेयर वन ईच एट अ प्रीमियम ऑफ $2 टू द मार्केट वैल्यू ऑफ $4 पर शेयर। ठीक है, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये इसका करेक्ट, ये नहीं करेक्ट, ये ऑप्शन आंसर हो, समझ गया। चलो आगे, रेवेन्यू रिजर्व नहीं है ना कहीं भी, ठीक है। अच्छा जनाब, which item has no effect on the total equity, ये आ गया बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करते टोटल इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेसिकली जो है प्रीमियम ऑन शेयर्स को कम कर देता है और शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। जितने बोनस शेयर आप देंगे शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा और उसकी पेमेंट नहीं आएगी, और वो जो है आपका जो प्रीमियम ऑन शेयर्स है वो कंपनसेट करेगा इसके अमाउंट। बस खत्म हो गई बात, बोनस शेयर। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुत ही आसान है। देखो इसमें जो है आपका प्रॉफिट जो है ना ऑपरेशन से वो 83,000 माइनस करेंगे पहले बैंक लोन इंटरेस्ट 16,000, आपका प्रॉफिट बन गया 67,000। ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो है वो 22,000, तो आपका जो है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस जो है वो हो गया 89,000। नहीं सॉरी, उसमें डिविडेंड पे करना -20,000, तो ये आपका 69,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। आ जाए भाई, पोटेंशियल शेयर होल्डर को क्या चाहिए, पोटेंशियल शेयर होल्डर को जो आपका शेयर होल्डर नहीं है, सीधी सीधी बात कैश बजट है, बाकी सब चीजें उसको बेच सकते हो, वो शेयर होल्डर नहीं है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी सिंपल। इन्होंने क्या बोला, इन्वेंट्री टर्नओवर। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये रही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई यहाँ से, ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये आपकी जो है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले आपने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री 46, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50, दोनों को लिया डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 48,000 जो है आपका आंसर आ गया। एवरेज इन्वेंट्री 48,000, 2,40,000 कॉस्ट ऑफ सेल, एवरेज इन्वेंट्री 48,000, आंसर 5 टाइम्स। ये आपका आंसर आ गया। कैसा हो गया, क्रॉस लगा, ये राइट लगा दो, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर आपने जो है वो राइट नहीं लगाया था। अच्छा, a company's financial statement for the year 31st December showed the following: issued share capital, non-current liabilities और रिजर्व। अच्छा, ये सारी चीजें जो है, इशूड शेयर कैपिटल 1,50,000 प्लस नॉन-करंट लायबिलिटीज 2,80,000 प्लस 2,50,000, ये हो गया आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारी चीजें कैपिटल एम्प्लॉयड में आती है, ठीक है ना। अच्छा, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपका हो गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय 6,80,000, परसेंटेज 23.5, ये आ गया। ये वाला नहीं लेंगे प्रॉफिट, ध्यान में रखना, प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं लेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। अच्छा, विच कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो बताना है, ठीक है। क्रॉस है मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है टेलीफोन रेंटल, ठीक, आ जाओ, कोई पूछने की ज्यादा सोचने की जरूरत। 22 पे आ जाओ। अच्छा जनाब, एक एम्प्लॉय जो है वो
वो 40 आवर्स काम करता है $8 के हिसाब से, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 8 $320, तो ये इसकी कॉस्ट होगी, ये हो गया $320 तो ये हो गया इसका, ठीक है। $320 तो इसको मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं, प्लस इसमें उन्होंने कहा कि 30% आवर्ली रेट का बोनस मिलेगा अगर उसने टाइम सेव किया। देखिए एक बात सुनो, 90 यूनिट्स अगर आधे घंटे में बनाते हैं तो 90 यूनिट्स अगर बनाते हैं आधे घंटे में तो 45 आवर्स चाहिए। इसने 5 घंटे सेव किए, 5 घंटे की 8 के हिसाब से पेमेंट बनती है 40 का 30% बनता है $12। यहाँ पे $12 जो है हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी ये आंसर आ जाएगा। हाय अल्लाह, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, अब इसमें क्या एफ को से कैसे निकालेंगे, पहले आपने क्या किया 3600 प्लस 5760 प्लस 4320 13,680 टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल यूनिट्स के 120 प्लस 80 200 300 डिवाइडेड बाय 3 4560 कितना आ रहा है, सॉरी 3600 प्लस 5760 प्लस 4320 डिवाइडेड बाय 300, तो ये 45.6 का $1 आ रहा है। 250 यूनिट के कितने बनेंगे, 11,400। ये भी ऑप्शन आंसर है। आज अब 24 हो गया, 24 नहीं हुआ, 24 का है। अच्छा जनाब, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट निकालनी। अब बिजनेस प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और इसमें जो है फिक्स कॉस्ट हमें जो है वो पता होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अब क्या करें, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो $4 जो है वो आपका पर मशीन आवर है, ठीक है। तो आपकी जो है वो मशीन चली है, पहले अप्रैल से निकाले 34,000 आवर्स चली है, तो $4 के हिसाब से बनते हैं 1,36,000 माइनस 4,93,000। यार क्या 34,000 आपके टोटल मशीन अप्रैल से निकाले थे, चाहे आप मई से भी निकाल सकते हो उसमें। तो 34,000 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ गया आपका 1,36,000। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, माइनस टोटल कॉस्ट है आपकी 4,93,000, तो 3,57,000 जो है ये आ गया आपका, ऑप्शन डी आंसर। ये फिक्स कॉस्ट है, चाहे तो आप अप्रैल से निकालें चाहे तो आप मई से निकाल लें, इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब आ जाओ 25 पे। अच्छा, जब 25 पे आते हैं, अच्छा ये बड़ा मजे का सवाल, इसमें पता क्या करते हैं, आपने बजटेड रेट बनाया 5,08,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12,700, तो 40 रुपए जो है आपकी जो है ओवरहेड कॉस्ट आ रही है $40 के हिसाब से पर लेबर आर, ठीक है। अच्छा, अब $40 के हिसाब से बजटेड आ रही है, आपने एक्चुअली काम किया है 14,300, ठीक है, 14,300 आवर्स काम किया है, तो आपने एब्जॉर्ब किया होगा 5,72,000। एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ रही है 6 लाख, 28,000 जो है अंडर एब्जॉर्ब। ये ऑप्शन आंसर। आजा 26 में। अच्छा जनाब, इसमें क्या है, अच्छा इसमें पता क्या करना, सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस है 24, 8 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, आपने माइनस कर दी 16 आपका जो है कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, अगर आप 1250 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 16 रुपए के हिसाब से तो 20,000 रुपए आ गया, और 6,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो 14,000 जो है आपका आंसर आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये बहुत ही आसान सवाल है, सेलिंग प्राइस है 40 माइनस 22, आंसर आ गया 18 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 40 परसेंटेज 45%, ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, सही है। अच्छा जनाब, आगे चले 28, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है उसमें देखो एक बात याद रखना, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है, ये बात सही है, सूटेबल फॉर एनी रेंज ऑफ आउटपुट, ये बात भी सही नहीं है, और ये बात भी सही नहीं है, समझ गए बात को। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर, समझ आ गई बात।
28 का आंसर है डी। खत्म, आगे चलते हैं। अब आ जाओ 29 पे। अच्छा, इसमें क्या है देखो, एक बार यूनिट बढ़ाने से आपकी फिक्स कॉस्ट अभी नहीं बढ़ रही, फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ेगी अगर 20,000 से ऊपर जाओगे। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें डिफरेंस निकालना है। देखो 3,20,000 है 16,000 रुपए, माइनस 2,30,000 है 10,000 रुपए, 90,000 रुपए कॉस्ट बन रही है। यानी 6,000 यूनिट अगर आप बढ़ा रहे हो तो 90,000 जो है आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। इसका मतलब है अगर 90,000 को 6 से डिवाइड करोगे, सॉरी 90,000 को आप 6,000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका, कैलकुलेटर जो है कभी कभी धोखा दे देता है, 15 रुपए का एक यूनिट है आपको, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर आप 20,000 25,000 यूनिट बना दो, इसकी बात मानो 25,000 यूनिट पे अच्छा, अब आप ये देखो कि पहले हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट है कितनी। पहले 25,000 से पहले, यानी जब 10,000 और 16,000 यूनिट बन रहे थे, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। 10,000 यूनिट बनाए, 15 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगी 1.5 लाख माइनस 2,30,000, इसके बाद 80,000 रुपए आपकी जो है पहले फिक्स कॉस्ट चल रही है। ठीक। अच्छा, अब अगर आप 25,000 यूनिट बनाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट क्या पड़ेगी 15 रुपए के हिसाब से, 3,75,000। इसमें से 80,000 जो है आपकी जो है वो पुरानी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, 25,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 15 रुपए के साथ 3,50,000 हो गया। पुरानी कॉस्ट आपका फिक्स है 80,000 प्लस 30,000 और बढ़ जाएगी 25,000 यूनिट में जाने के, 4,85,000 आपका 29 का आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी जो है आपके पास रह गया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, बजटरी कंट्रोल का फायदा 1 2 3, सी ऑप्शन। बजटरी कंट्रोल का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ओके। तो आज का जो है हमारा एएस का ये पेपर आज खत्म हुआ। कोई भी आपको सजेशन हो, कोई चीज़ समझ आया, आप प्लीज़ कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे नीचे इन्फॉर्म करें। कोई भी चीज़ अच्छी बुरी आपको लगे, कोई चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दे सकूँ। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। इसी का पेपर 2 नेक्स्ट पेपर इसका स्ट्रक्चर वो करेंगे इंशाल्लाह एएस का। यू आर मोस्ट वेलकम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।